दोपहर के 1 बज रहे हैं और 1 बजे आप जानते हैं, आप मेरे साथ देखते हैं मुद्दा गर्म है। और क्या कोरोना को लेकर लौटे मजदूर बिहार सरकार के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं? यही आज का मुद्दा है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अकेले बिहार में ही 4 मई से अब तक लौटे लोगों में 190 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि घर लौट रहे लोगों की जांच की जा रही है और उन्हें क्वारंटीन भी किया जा रहा है, लेकिन अब श्रमिक ट्रेनों के साथ स्पेशल ट्रेनें भी चलने लगी हैं और अब घर लौटने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोरोना लेकर लौटे मजदूर चुनौती बन रहे हैं? आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन आज का ये विषय बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि लॉकडाउन 3 तो चल रहा है, लेकिन इस दौरान बिहार में ही 4 मई से अब तक जो लोग लौटे हैं उन लोगों में 190 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि घर लौट रहे लोगों की जांच हो रही है, उन्हें क्वारंटीन भी किया जा रहा है, लेकिन अब श्रमिक ट्रेनों के साथ साथ स्पेशल ट्रेनें भी चल रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार के लिए चुनौती कितनी ज्यादा है। और चूंकि सरकार की चुनौतियां बढ़ेंगी तो उसके साथ साथ जो लोग हैं, जो नागरिक हैं बिहार के, वहां भी उनकी दिक्कतें बढ़ने वाली है। घर लौटने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या कोरोना लेकर लौटे मजदूर चुनौती बन रहे हैं। और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से प्रेम शुक्ला जुड़ रहे हैं, जेडीयू से राजीव रंजन जुड़ रहे हैं और जानकारी है कि थोड़ी देर में आरजेडी से शक्ति यादव जुड़ेंगे और हमारे सहयोगी रजनीश कुमार जुड़ रहे हैं। रजनीश, सीधे रुख मैं आपका करूं उससे पहले आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रजनीश, अभी बताइए आंकड़ा क्या है और स्थिति क्या है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ट्रेन के पहिए पर जब तक विराम लगा हुआ था तब तक स्थिति बिहार में असामान्य नहीं थी, लेकिन जैसे ही जो बाहर से आने वाली ट्रेनें हैं बिहार पहुंचने लगी, उसके बाद आंकड़ा जो है असामान्य होने लगा है और हर रोज तकरीबन 70 से लेकर 100 मरीज जो है पॉजिटिव मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 मई से लेकर 12 मई तक जो स्वास्थ्य विभाग ने आंकड़ा जारी किया है उसमें कुल 244 पॉजिटिव मरीजों में 190 मरीज जो है प्रवासी बिहारी हैं। तो निश्चित रूप से घबराने वाली बात यह है कि जो भी ट्रेनें आ रही है उसमें जो यात्री आ रहे हैं उसमें 78% यात्री कोरोना पॉजिटिव हैं। तो राज्य सरकार इसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ी तैयारी में जुटी हुई है। हालांकि राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती भी है क्योंकि जिस तरह से आज भी तकरीबन 30,000 से ज्यादा यात्री आज बिहार पहुंच रहे हैं विभिन्न जिले में, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग से लेकर जिला प्रशासन लगातार मुस्तैद है, रेल प्रशासन भी अपने स्तर से मुस्तैदी में है। लेकिन जिस तरह से आंकड़ों में अगर बात करें तो सीएम नीतीश कुमार ने खुद इसको लेकर गंभीरता दिखाई है और कहा है कि अगले 7 दिनों के अंदर बिहार में जो स्क्रीनिंग की क्षमता है या फिर जांच की क्षमता है उसको बढ़ाते हुए 10,000 जो यात्री हैं उसकी रोज जांच की जाए ताकि जो केसेस हैं उसकी पहचान हो सके और जो संक्रमण है उसके चेन को तोड़ा जा सके। अभी अगर बात करें तो 2 लाख लगभग यात्री 4 मई से लेकर अब तक बिहार पहुंच रहे हैं। जो पूर्व मध्य रेल के जीएम हैं एलसी त्रिवेदी, उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि लगभग 2 लाख यात्री बिहार पहुंचे हैं। 178 ट्रेनें बिहार पहुंच गई है और बिहार के तकरीबन कई जिले में ट्रेन सेवा बहाल कर दी गई है। तो ऐसे में बड़ी बात यह है कि जो यात्री आ रहे हैं उनको लेकर जो तैयारी है वो तैयारी कितना असरदार होता है। लेकिन जानकारी आपको ये भी दे दें कि 3 लेयर स्क्रीनिंग चल रही है। 2 लाख लोग ऐसे हैं जो इस वक्त बिहार लौटे हैं और इन लोगों की संख्या के साथ साथ चुनौतियां भी उतनी ही ज्यादा संख्या में होने वाली है। जेडीयू से राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन जी, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन जिस बात की आशंका थी वही हो रहा है। ऐसे में नीतीश सरकार किस तरह से इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है, क्योंकि अब ये चुनौतियां तो दिन ब दिन बढ़ेंगी ही। देखिए, ये आशंकाएं तो थी ही और इसको पहले भी हम लोगों ने कहा था कि इन आशंकाओं को काफी गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है और इसीलिए अभी तो और भी ट्रेन आएंगी। अब राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 7 दिनों के अंदर जो जहां भी है उन्हें स्पेशल ट्रेन के जरिए लाए। रेलवे और संबद्ध अधिकारियों से भी बात हुई है और साथ साथ बसेस से भी आसपास के प्रदेशों से लोग आएंगे। तो ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन 10,000 टेस्ट का जो लक्ष्य है, आइसोलेशन वार्ड की संख्या बढ़ाया जाना और मुझे ऐसा लगता है कि जो स्वास्थ्य सुविधाओं का जो आधारभूत उसकी जो संरचना है उसको सुदृढ़ किए जाने का कार्य लगातार चल रहा है। तो मुझे लगता है मुश्किलें जरूर हैं, लेकिन इसका समाधान भी कहीं न कहीं ढूंढने में राज्य सरकार ने काफी
मेहनत की है और उसके नतीजे दिखेंगे। नहीं राजीव जी, मैं पॉइंटर्स चाहती हूँ, मैं वो बातें जानना चाहती हूँ, और जाहिर तौर पर जो बिहार लौटने वाला दर्शक इस वक्त देख रहा होगा या जो बिहार के लोग देख रहे होंगे वो ये जानना चाहते होंगे ऐसे कौन से 5 काम इस वक्त बिहार सरकार कर रही है जिस वजह से आगे कोरोना वायरस से लड़ने में उन्हें मदद मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो इस काम में पहला काम तो ये समझ लीजिए, लाने वाला भी एक बड़ा ही काम है, और लाने के बाद उनके स्क्रीनिंग जिन राज्यों से वो चल रहा है वहां स्क्रीनिंग हो रही है। अब इस स्क्रीनिंग में कहीं ना कहीं कोई कमियां हैं, तभी ये पॉजिटिव होकर के आ रहे हैं। अब इस राज्य में जब स्क्रीनिंग के दौरान जब उनके पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई तो राज्य सरकार ने 10,000 टेस्ट प्रतिदिन कराए जाने का लक्ष्य रखा है, और ये एक महत्वाकांक्षी बड़ा लक्ष्य है। इसके साथ ही साथ अस्पतालों में बेड्स बढ़ाए जाने के साथ साथ जो डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है उनके आधारभूत संरचना को व्यवस्थित करना, आइसोलेशन वार्ड्स बढ़ाना, और क्वारंटीन सेंटर्स में जो इधर से उधर निकल जाने की प्रवृत्ति कई लोगों की रही है वो ब्लॉक क्वारंटीन सेंटर्स में कम हुई है, तो निश्चित तौर पर उसको बिल्कुल ही खत्म करना बेहद आवश्यक है। जैसे कि जो हेल्थ प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल का पालन करना आज के संकट की घड़ी में सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए कि राज्य के आंकड़े बिल्कुल नियंत्रित थे। 4 तारीख के पहले तक हम पूरी मुस्तैदी के साथ इन आंकड़ों को नियंत्रित रख पा रहे थे। लेकिन नहीं राजीव जी, सच्चाई ये है, आप जो ये 4 मई की बात कर रहे हैं उससे पहले तक बिहार से ये खबर आ रही थी कि बिहार में टेस्टिंग ही नहीं हो रही है और इसीलिए आंकड़े नहीं पता चल पा रहे थे, और अब आपने टेस्टिंग शुरू की है, आपकी तरफ लोग आ रहे हैं बिहार की तरफ। मैं राजीव जी के पास, प्रेम शुक्ला जी के पास आऊंगी, राजीव जी आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ शक्ति यादव जुड़ गए हैं। शक्ति यादव, पर डे हर दिन 30,000 लोग आने की संभावना है, ऐसे में अभी ही 190 लोग जो पहुंचे हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इस लड़ाई में एक विपक्ष होने के नाते आपकी भूमिका क्या है, सुझाव क्या है सत्ताधारी पार्टी के लिए? चलिए, शक्ति जी तक लग रहा है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ है। प्रेम शुक्ला जी, 190 लोग पॉजिटिव हैं अभी हाल फिलहाल में जो पहुंचे हैं, और ये 190 कैसे 9,000 में तब्दील हो सकते हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन चुनौतियों के बीच जहां 4 मई तक, ऐसा राजीव जी कह रहे हैं कि हमने काफी काबू किया गया था, उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई सिचुएशन के लिए केंद्र सरकार किस तरह से सहयोग कर रही है अपनी सहयोगी जेडीयू को? केंद्र सरकार सारे राज्यों को जहां पर भी कोविड का प्रचार है, जहां पर भी संक्रमण इसका बढ़ रहा है, हर राज्य को का कार्य, लेकिन निश्चित तौर पर प्रवास का इस तरह से रेड जोन। प्रेम जी, आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही है साफ। मैं चाहूंगी कि कोई जो तकनीकी खामी है उसको दुरुस्त किया जाए, और आपका पक्ष जानना बहुत जरूरी है। राजीव जी, आप जो 4 मई से पहले की सिचुएशन बोल रहे थे और 4 मई के बाद की सिचुएशन जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, आपको क्यों लग रहा है कि 4 मई के बाद आप काबू नहीं कर पा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है, ऐसे निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंच सकती हैं अर्पिता जी कि हम काबू नहीं कर पा रहे हैं? मैं प्रीति ये दूसरे राज्यों से पॉजिटिव होकर आए हैं। सवाल नहीं आपने बोला, मैंने तो आप मेरी बात सुनिए। राजीव जी, नहीं, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी कि मेरे सवाल आपसे है, आपको जवाब देना है। आपने खुद ये स्वीकार किया कि 4 मई तक चीजें काबू में थी, यानी कि 4 मई के बाद काबू में नहीं थी, नहीं रही, इसका मतलब यही हुआ। आप मुझे बताइए कि 4 मई से पहले कैसे बिहार ने कंट्रोल किया हुआ था, और 4 मई के बाद हालात क्यों इस तरह से रहे? मैं आपको, आप पहले अर्पिता जी सुनेंगी। मैं प्रीति बोल रही हूँ। नहीं सुनना चाहती है तो डिबेट में मुझे मत बुलाइए। आप लगातार चौथी डिबेट में मैं देख रहा हूँ, आप अनावश्यक, आप पहले ही आप फैसला सुनाती है, आप जज तो नहीं है। आप पूरी बात सुनिए पहले। राज्य में जो लोग आए हैं वो बिहार में पॉजिटिव नहीं हुए हैं, अलग राज्यों से जो लोग आए वो पॉजिटिव होकर आए हैं। पहले तो ये बात समझ लीजिए, अब उनका इलाज होगा, इसकी जवाबदेही राज्य सरकार की नहीं है कि वो पॉजिटिव यहाँ होते तब हमारी जवाबदेही होती। संक्रमण के समय केवल आप टीआरपी के लिए आप इस तरह के सवाल पूछती हैं और बार बार बिहार सरकार को अपने गड़े में खड़े करके अनावश्यक सवाल करती है। मैं कभी भी टीवी डिबेट में उत्तेजित नहीं होता हूँ। आपके हर शो में मुझे उत्तेजित होना पड़ रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजीव जी,
मेरी डिबेट में तो आप मेरे साथ पहली बार इधर मैं हाल नहीं फिलहाल में जानता। जुड़ रहे हैं और मैं प्रीति नहीं बोल रही हूँ। जानता, मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर रही हूँ, मेरा नाम प्रीति है। आप प्लीज प्रीति कहकर बात करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आगे मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं होगी। और शक्ति जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति जी, खुद अभी राजीव जी ने कहा कि 4 मई से पहले हालात काबू में थे, लेकिन 4 मई के बाद हालात काबू में नहीं रहे हैं और नतीजा ये है कि जो लोग लौटे हैं बिहार, उनमें 190 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। लड़ाई कहाँ सही लड़ी जा रही थी और कहाँ हालात बिगड़ गए? बिहार सरकार की भूमिका किस तरह रही है, जरा बताइए। देश के ज्यादातर राज्यों में देखिए, स्वाभाविक तो पहले तो अब उनको पहले म्यूट करिए तब मैं बात करूं। आप बोलिए, उनकी आवाज अपने आप ही कम हो जाएगी। सबसे पहले नहीं, ये स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहता हूं, लापरवाहियां चाहे जिस स्तर पर हो, ये वैश्विक संक्रमण में जो एकाएक अप्रत्याशित वृद्धि बिहार में हुई है, लैब सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग कर करके जांच के दायरे बढ़ाने होंगे। ये मैं मानता हूं कि लॉकडाउन 23 तारीख को लगा था देश के अंदर में, और मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर भारत में जो संक्रमण का अप्रत्याशित वृद्धि हुआ, उसमें भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की भूमिका अहम रही है, जिन लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन कर करके और हर चीजों की धज्जियां उड़ाई है। ये बात सत्य है कि जो हमारे प्रवासी बिहारी मजदूर थे, जो बाहर में रह रहे थे, जो कई तरह के दिक्कतों का सामना कर रहे थे, उसके बाद वे वापस आए हैं और कई राज्यों में, खास करके गुजरात, मुंबई, मध्य प्रदेश और दिल्ली से आने वाले लोगों में संक्रमण की ज्यादा पुष्टि हो रही है। नहीं तो शक्ति जी, आप ये कहना चाह रहे हैं, नहीं एक मिनट शक्ति जी, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में रह रहे मजदूरों का ख्याल जानबूझकर बीजेपी ने नहीं रखा? क्या बात कर रहे हैं आप? देख, ये बिल्कुल, मैं इस बात को मैं एलिगेशन के तौर पर नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिन लोगों के नकारापन के चलते उन राज्यों में संक्रमण एल का आकार लिया और उसका जो संक्रमण है हर जगह फैला। बिहार में जो हमारा लैब का सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, उसमें जो दिक्कतें आई शुरुआती के दौर में, भारत सरकार ने इमरजेंसी बरती, लेकिन राज्य सरकार ने जो समय रहते जिन चीजों का अनुपालन करना चाहिए, क्वारंटाइन सेंटरों में जो दिक्कतें आ रही है और कई तरह की चीजें पर सख्ती नहीं बरतने के कारण बिहार में संक्रमण अप्रत्याशित तौर पर बढ़ी है, तो ये सरकार की नेग्लिजेंसी है। मैं प्रतिपक्ष के तौर पर यह स्पष्ट तौर पर कहूंगा, ये हम आरोप लगाकर देखिए, आरोप लगाने के लिए आपको लगाना है तो ठीक है, लगा लीजिए, लेकिन फिर अगर आप बात कर रहे हैं गुजरात की, आप गुजरात की बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र से लौट रहे प्रवासी मजदूरों का भी आपको जिक्र करना चाहिए। मैं आपके पास, सभी के पास आऊंगी और प्रेम जी से जरूर इस पर जवाब लिया जाना चाहिए कि क्या भेदभाव हो रहा है बीजेपी शासित राज्यों में मजदूरों के साथ। गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि सुरक्षा बल की कैंटीन में स्वदेशी सामान ही मिलेगा। गृह मंत्रालय का यह फैसला 1 जून से लागू होगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, प्रधानमंत्री ने कल रात 8 बजे स्वदेशी चीजों को अपनाने को लेकर एक महत्वपूर्ण बात कही थी, उसी का अनुपालन गृह मंत्रालय के फैसले के तौर पर देखें? हाँ जी, बिल्कुल उसी का अनुपालन हो रहा है और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इसका ऐलान किया है और कहा कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की कैंटीन और स्टोर हैं, करीब 10 लाख जवानों के 50 लाख परिजन यहां से खरीदारी करते हैं, 2800 करोड़ रुपए की खरीदारी इन स्टोर से करते हैं। 1 जून से यह व्यवस्था लागू होगी कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी उत्पाद ही बिकेंगे और उसी की खरीदारी ये करेंगे। और ट्वीट करते वक्त गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि मैं ये ऐलान करता हूं, आह्वान करता हूं आम जनता से भी कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद अब लोग इसी तरीके से स्वदेशी उत्पादों की खरीद का पालन करें और लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन को बढ़ावा दें। तो सुरक्षा बल की कैंटीन ही नहीं, ये तो शुरुआत है अमित, और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे प्राइवेट आउटलेट्स पर भी इस तरह की चीजों को बढ़ावा देने की कोशिश की जाए सरकार के द्वारा। हाँ जी, बिल्कुल, ये एक तरीके की, ये एक पहले कदमों में से एक है और हम 2-3 दिनों में या आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि इस तरीके की जो घोषणाएं हैं अलग अलग सेक्टर द्वारा, अलग अलग मंत्रालय द्वारा, अलग अलग विभागों द्वारा होंगी। उनके स्टोर्स, उनकी कैंटीन में भी इसी तरीके की व्यवस्था लागू करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। कुल मिलाकर जो विजन है
उस विजन को अडॉप्ट करने की यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया अमित। ये महत्वपूर्ण पहल स्वदेशी अपनाने को लेकर गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि सुरक्षा बल की जो कैंटीन है वहां पर सिर्फ स्वदेशी सामान ही मिलेगा। प्रेम शुक्ला जी, मैं वापस अपने विषय पर लौटना चाहती हूँ और जो शक्ति जी ने बात कही है जरूर आप उस पर कमेंट कीजिएगा। वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जानबूझकर बीजेपी शासित राज्य में मजदूरों के साथ इस तरह का हो रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, वो लेकिन भूल जाते हैं महाराष्ट्र का नाम लेना। जरा बताइए, क्या यही हकीकत है या फिर सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध है शक्ति जी का? देखिए, आपने स्पष्ट ही कर दिया, विरोध करने के लिए विरोध है। उनके पास अगर इस तरह का कोई प्रमाण हो तो सार्वजनिक करें, लोकतंत्र में उनको अधिकार है। लेकिन उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं महाराष्ट्र में रहता हूं। मुंबई में महाराष्ट्र में स्वान नाम की एक एजेंसी ने इस बात का सर्वे किया, मैं तथ्य आधारित बात कर रहा हूं कि मुंबई में 96% प्रवासी मजदूरों को 2 माह यानी मार्च, अप्रैल और अब तक मई का आधा माह बीतने को है, 96% मजदूरों को राशन ही नहीं दिया गया। और यहाँ पर किसका राज है? ये राज है शक्ति यादव की पार्टी कांग्रेस का राज यहाँ पर है। और यहाँ के सेस में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेस में 9,000 करोड़ रुपयों की राशि है। यहाँ विपक्ष के नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने बारंबार पत्र लिखकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मांग की कि आप भाई यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बड़े पैमाने पर रेहड़ी लगाने वाले, रिक्शे वाले, टैक्सी वाले और मजदूरी करने वाले लोग, वो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, इन 4 राज्यों से बहुतायत संख्या में आते हैं। उनको कृपा करके सिर्फ उसमें से हजार रुपए भी प्रति माह अगर अकाउंट में डाला जाए तो उनको कम से कम राशन मिल जाएगा। अच्छा नहीं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी देखिए, मुझे आपको यहाँ काउंटर करना पड़ेगा। आप महाराष्ट्र की स्थिति को बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि हमने किस तरह से चिट्ठियां लिखी। कुछ चिट्ठियां आप विजय रूपाणी जी को भी लिख लेते। सूरत में आप देख रहे हैं किस तरह से मजदूर आ जा रहे हैं रोजाना सड़कों पर। विजय रूपाणी जी ने हर जगह, आपको बता रहा हूँ मैं, पूरे सूरत की मैं स्थितियों से वाकिफ हूँ, अहमदाबाद की स्थितियों से वाकिफ हूँ। वहां पर प्रवासी मजदूरों के लिए अनाज की पूरी व्यवस्था की गई है, उनको राशन पूरी तरह से मिल रहा है। वो होम सिकनेस के कारण जा रहे हैं, वहां फैक्ट्रियां बंद हैं, वहां होम सिकनेस का प्रॉब्लम है। यहाँ पर तो राशन ही नहीं है। तो मुंबई से नहीं, बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं आप। ये प्रेम शुक्ला जी, सॉरी, मुझे आपके इस बात से मैं बताऊंगी कि मुझे दखल देना ही पड़ेगा। नहीं, ये सच्चाई नहीं है सर, ये सच्चाई नहीं है प्रेम जी। देखिए, अच्छा वाह और कड़वा थू ऐसे नहीं, ये गलत बात है। देखिए प्रेम शुक्ला जी, हमने कई बार आपसे बातचीत की है, लेकिन सच्चाई ये है कि सूरत में अब नहीं, देखिए फिर बात बिहार की होनी है लेकिन होकर रह जाएगी गुजरात और महाराष्ट्र की। मैं वो नहीं चाहती हूँ। देखिए, सच्चाई ये है कि जहां के भी मजदूर हैं, 32 करोड़ से ज्यादा हमारे देश में मजदूर हैं, और उस प्रवासी मजदूरों की स्थिति इस वक्त ये है कि वो होम सिकनेस तो है, ये एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन ना उनके रहने का बंदोबस्त है, ना उनके खाने पीने का है। उन्हें डर लग रहा है कि अगर हम यहाँ रहे तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। भाई घर चलो, अपने पैतृक गांव चलो। इसीलिए वो कोई साइकिल पर, कोई बाइक पर, कोई स्कूटर पर, कोई किसी ऑटो पर सवार होकर जा रहा है। देखिए सच्चाई ये है, नहीं देखिए सच्चाई यही है। आप फैक्ट्स पर जाएंगे तो यही बात आपको मिलेगी। अब फिर वही बात हो जाएगी जो मैं शक्ति जी के लिए कह रही थी कि विरोध के लिए आप महाराष्ट्र में तो विरोध कर रहे हैं, गुजरात में विरोध नहीं कर पा रहे। मैं आपकी जानकारी के लिए सुन तो लीजिए मेरी बात। आप कल्पना के आधार पर कह रहे, मैं तथ्य के आधार पर कह रहा हूँ। महाराष्ट्र में अप्रैल महीने जो अप्रैल महीने का राशन है वो जून महीने में देंगे। ये नोटिफिकेशन मैं आपको भेज देता हूँ। गुजरात में अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन हो आप निश्चित तौर पर भेज दीजिए। लेकिन महाराष्ट्र में यहाँ पर उद्धव ठाकरे की सरकार ने 28 अप्रैल के दिन एक नोटिफिकेशन निकाला रेशनिंग डिपार्टमेंट का कि अप्रैल महीने का और मई महीने का राशन जून महीने मिलेगा। ठीक है, चलिए आप ये बात बोल रहे हैं, इस पर शक्ति जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। ठीक है प्रेम जी, लेकिन उससे पहले मैं रजनीश, आप तो लगातार जो वहां पर पहुंच रहे हैं मजदूर बिहार में, उनसे जरूर बात कर रहे होंगे कि भाई क्यों तुम्हें यहाँ आना पड़ा। सिर्फ होम सिकनेस थी, घर आने की बस ये था कि भाई किसी भी तरह घर आ जाएं, या वहां उन्हें किसी तरह की दिक्कत हो रही थी, चाहे वो किसी भी राज्य के थे। आप बताइए ग्राउंड रियलिटी क्या निकली?
बिल्कुल, अगर बात करें प्रीति, तो हमने भी आज तक पलायन का दर्द इतना करीब से नहीं समझा था। जो कोरोना महामारी है, खासकर जो लॉकडाउन है, इस दौरान जो पलायन का दर्द है वो करीब से देखने को मिल रहा है। गरीबी क्या होती है, रोटी की क्या जरूरत होती है, वो अब देखने को मिल रहा है। हजार हजार किलोमीटर से लोग साइकिल पर सवार होकर अपने बच्चे को लेकर, अपने परिवार को लेकर सफर करते हुए आ रहे हैं। कई ऐसे मिले जो 25 दिन से लगातार सफर करते हुए पैदल बिहार पहुंचे हैं। तो निश्चित रूप से बिहार में जो अगर बात करें तो पलायन जो है आज के डेट में भी काफी बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से लोगों को आज बाहर रहना पड़ रहा है। हालांकि जो ऐसे कई श्रमिक हैं जो अब चूंकि इस दौरान जो है कई मजबूरियों को देखा है, कई परेशानियां झेला है, ऐसे में उन्होंने अब तौबा कर लिया है कि अब मुझे कम पैसा ही मिले, छोटा रोजगार ही मिले, लेकिन काम अगर मिलता है तो हम बाहर नहीं जाएंगे। तो ये संकल्प लेते हुए कई मजदूर दिखे हैं जो रास्ते में सफर करते हुए हजार कोस जो है सफर करते हुए पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार को इस महामारी के बाद सबसे बड़ा जो काम है वो पलायन दूर करने का काम करना चाहिए, क्योंकि जो आज पलायन का रेशियो है, अगर बात करें तो दिल्ली से सबसे ज्यादा जो श्रमिक हैं वो बिहार पहुंच रहे हैं, जिनमें पॉजिटिव की पुष्टि हो रही है। और दिल्ली के बाद महाराष्ट्र है, वहां भी गुजरात की बात करें, गुजरात से भी। तो निश्चित रूप से बाकी जो कई राज्य हैं जहां से जो मजदूर आ रहे हैं, श्रमिक आ रहे हैं, ट्रेनों में भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को चाहिए कि पलायन जो है लॉकडाउन के बाद जो रोजगार देने की बात हो, चाहे मनरेगा के तहत पलायन बिहार से क्यों हो रहा है उन मजदूरों का, उस पर आपने रोशनी डाली। मेरा सवाल ये नहीं था, चलिए कोई बात नहीं, ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि बिहार से अगर पलायन हो रहा है और वापस अब उस कोरोना वायरस के बाद किस तरह से लोग वापस बिहार आना चाह रहे हैं, उस स्थिति को आप बता रहे हैं। तो बिहार सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह इन मजदूरों को रोका जाए। प्रेम जी आपका, शक्ति जी आपका, और साथ ही राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। रजनीश, आगे अपडेट के लिए आपके पास हम आते रहेंगे। इस बीच अहम खबर ये आ रही है कि लॉकडाउन के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 9 स्पेशल राजधानी रवाना हो गई हैं। इस रेल यात्रा के लिए रेलवे ने लॉकडाउन के नियमों का पालन सख्ती से कराने का पूरा बंदोबस्त किया है। रेल की यात्रा करने वाले लोग मास्क तो लगाए हैं, लेकिन उनमें डर भी बैठा हुआ है। बुधवार को भी नई दिल्ली से रवाना होने के लिए कई गाड़ियां तैयार हैं। पहली गाड़ी जो आज रवाना हो रही है वो 11:25 पर तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना हो रही है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से राजधानी के जो रेक होते हैं उसी रेक पर ये ट्रेन चल रही है। 9 ट्रेनें जो हैं नई दिल्ली से रवाना होंगी। पहली ट्रेन 11:25 पर तिरुवनंतपुरम के लिए, उसके बाद 3:30 पर रांची के लिए, और फिर 4 बजे तमिलनाडु के चेन्नई के लिए। इस तरह से तमाम जो ट्रेनें हैं वो रवाना होने को तैयार हैं। 9 ट्रेनें रवाना हो रही है और 9 की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो 125 से 130% पैसेंजर्स ने जो है इस पर रिजर्वेशन कराया है। इसका मतलब ये है कि ट्रेन बीच रास्ते में जहां रुकेगी वहां कुछ सवारी चढ़ेंगे। इस तरह से ट्रेन की ऑक्यूपेंसी जो है करीब 130% है सभी ट्रेनों की। और जो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए जो ट्रेनें चलाई जा रही थी, मजदूरी स्पेशल ट्रेनें, वो ट्रेनें बताया जा रहा है कि अब पुरानी दिल्ली से चलेंगी ताकि भीड़ को अलग अलग किया जा सके। अब नई दिल्ली से जो है मजदूर स्पेशल, लेबर स्पेशल ट्रेनें जो है वो नहीं चलाई जाएंगी। बाकी आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नई दिल्ली स्टेशन पर तमाम यात्री जो हैं वो बैठे हुए हैं, अपनी अगली ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी ट्रेन कब चलेगी। 1 नंबर से 7 नंबर प्लेटफॉर्म को डेडिकेट किया गया है कि वो जो है सारी ट्रेनें यहीं से चलाई जाएं। इधर आप देख सकते हैं कि सफाई कर्मचारी भी लगातार लगे हुए हैं सफाई के काम में। पैसेंजर आते हैं तो उसके बाद फिर से प्लेटफॉर्म को सैनिटाइज़ किया जाता है, पूरी ट्रेन सैनिटाइज़ होती है। और हम फील कर पा रहे हैं कि यहाँ पर फ्यूमिंग हुई है, गैस की स्मेल आ रही है। तो तमाम कोशिशें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोल घेरा बना करके सारे जो सवारी ट्रेन के अंदर आते हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए कहा जाता है। तो रेलवेज़ की तरफ से पूरी तैयारी कि कोरोना के भय के बीच में ट्रेनें चलाई जाएं और मुसाफिरों को भी सुरक्षित रखा जाए। इन तमाम कोशिशों के साथ ही भारतीय रेल पटरी पर लौट चुकी है और लगातार ट्रेनों की फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जाएगी। जिस तरह से रेलवे देखेगी कि स्मूथ फंक्शनिंग शुरू हो गई है, लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम सावधानियों को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके बाद और भी ट्रेनें इसमें ऐड की जा सकती ताकि जो लोग भी दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं वो अपने अपने घरों की तरफ जा सकें। विपिन पुजारी के साथ चंदन जजवाड़े, न्यूज़ 18 इंडिया, नई दिल्ली स्टेशन। इस वक्त एक और अहम खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने निजामुद्दीन के तबलीगी जमात में शामिल हुए 700 विदेशी जमातियों के दस्तावेज सीज किए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी 700 जमाती निजामुद्दीन मरकज में हिस्सा लेने आए थे। ये सभी 700 जमाती अलग अलग देशों के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने सभी 700 लोगों के पासपोर्ट समेत तमाम दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। हमारे साथ आनंद इस खबर पर जुड़े हैं। आनंद, क्या ये भी जानकारी मिली है कि ये इस वक्त हैं कहां पर, या फिर इनके इस वक्त जो कागजात है महत्वपूर्ण वही जब्त किए गए हैं? जी देखिए, 700 जमाती हैं जो गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से वीजा लगवा के इंडिया आए थे और उसके बाद अलग अलग शहरों में
ये मरकज के कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। इनके तमाम जो डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट हैं वो FRRO की मदद से और एयरपोर्ट की मदद से दिल्ली पुलिस के सरकार ने जब्त कर लिए हैं। इनकी जो ट्रेवल हिस्ट्री उसको खंगाला जा रहा है। किन किन तारीखों में ये लोग दिल्ली देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर ये पहुंचे थे और कहाँ कहाँ रुके थे। इसमें दिल्ली के मरकज निजामुद्दीन कितने लोग आए थे और कितने दिन ये रुके थे। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उस तक 700 ऐसे जमाती जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। इनके पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेज जो है जब्त किए गए हैं और इसकी अब बारीकी से जांच की जाएगी इन दस्तावेजों की, पासपोर्ट की, और ये पता लगाने की कोशिश की कि ये जमाती अभी हिंदुस्तान की किन किन जगहों पर मौजूद है। उसमें जानकारी मिल रही है कि अधिकतर जमाती जो है वो दिल्ली में थे और उसमें कुछ जमाती जो है वो क्वारंटाइन पीरियड थे, जिनका क्वारंटाइन पीरियड अब खत्म हो गया है और वो अब कोशिश में लगे थे कि वो वापस अपने देश जा सकें, लेकिन अब मुश्किलें बढ़ गई। जी आनंद, शुक्रिया जानकारी के लिए।